हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल इनकम के सेकेंड पार्ट को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किए हैं। तो एक बार उस लेक्चर को देख लेना, तब इस लेक्चर को देखना, ठीक है। पार्ट 1 को पहले कवर करना, उसके बाद पार्ट 2 को कवर करना, क्योंकि नेशनल इनकम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया, प्लस स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या होते हैं, प्लस उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंस किसको बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने नेशनल इनकम में डिटेल के साथ कवर किए हैं। और वो कॉन्सेप्ट जो है पूरा पार्ट 2 में कवर होने वाला है, उसका यूजेस यहाँ पे होगा। तो मस्ट है कि एक बार जो है पहले वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद यहाँ आना, फिर उसके बाद पूरा क्या है होलिस्टिकली वे में नेशनल इनकम का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बार क्या है पीवाईक्यू को देख लेना, पीवाईक्यू जो है इजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर अच्छे से इसको कवर किए रहोगे तो। क्लियर है? तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। आगे जाने से पहले इस क्लास का जो पूरा स्लाइड है, नोट्स है, पीडीएफ जो है पूरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर? चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम में। जितना भी हम लोग नेशनल को एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग एस्टिमेट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग जीडीपी का पता लगाते हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। जिसमें से सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है जीडीपी। एक्चुअली जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे खुद लिखा हुआ है ग्रॉस और ये लिखा हुआ है डोमेस्टिक, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। मतलब डोमेस्टिक का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस हो रहा है ना, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर, उसका जो है टोटल वैल्यू हम लोग बोलते हैं जीडीपी। उसका जो टोटल वैल्यू है उसको हम लोग एक टर्म देते हैं जीडीपी के नाम से, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट भी गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स भी होते हैं, डिफरेंसेस प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग 1 ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। क्लियर है कि कोई भी नेशन है जैसे कि इंडिया हो गया, अब इंडिया में 1 साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ और उस प्रोडक्शन का कितना वैल्यू हुआ, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे जीडीपी बोलते हैं। और डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर इंडिया के टेरिटरी से अगर फ्लाइट भी जो है फ्लाई कर रहे हैं तब भी उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। प्लस जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक, है ना, ओशियन में 12 नॉटिकल माइल्स तक, वो भी इंडिया के जीडीपी में कवर होता है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। फिर अगर रेसिडेंट जो है प्रोडक्शंस कर रहे हैं वो भी जीडीपी में इंक्लूड होता है। और नॉन रेसिडेंट जो कि इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं 1 ईयर से ज़्यादा, क्लियर, 1 साल से ज़्यादा जो है इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं या फिर नॉन रेसिडेंट है, वो भी जो है जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि एक्सक्लूड नहीं होते हैं, और यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। एक्सक्लूड जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन देखो यहाँ पे खुद ही बोला है कि फाइनल गुड्स लिखा है। अब फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं कार बनाया हूँ, अब कार मैन्युफैक्चरिंग किया हो तो कार बनाऊंगा, तो इसके लिए क्या है इंटरमीडिएट में या फिर क्या लगेगा, मेरे को अलग से टायर लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हेडलाइट्स जो कांच होते हैं, ग्लास होते हैं, उसको लगाना है। उसके बाद पूरा स्टील का इक्विपमेंट आएगा। ये जो है पूरा सब चीज को मिला के हम लोग जो है कार बनाएंगे। क्लियर है? अब मैं हर चीज को लाया हूं यहां से, तो इसका कॉस्ट सपोज करो मेरे को 50 रुपीज पड़ गया, 50 रुपीज। अब मैं कार को जो है सेल करूंगा, है ना, सेल करने वाला हूं तो मैं कितने में करूंगा? 100 रुपए में। क्लियर है? अब देखो, अब इस कार का जो है फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कैसे 150 होगा? अगर इंटरमीडिएट गुड्स को सेल करोगे 50 रुपीज हो गया, और कार को सेल करने वाले हो 100 रुपीज, दोनों को ऐड करोगे तो 150 हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता है, क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, अब इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी जो है 100 रुपीज यहाँ पे ले रहे हो, तो ऑलरेडी उसमें जुड़ ही गए हैं, तो इसको 150 बनाने की जरूरत क्या है? कार को डायरेक्टली हम लोग 100 रुपीज में ही सेल करेंगे। क्लियर है? तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि जितना भी पार्ट्स हम लोग कार को बनाने में लगाए हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और यही इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। पहले से जो कार को 100 रुपीज दे रहे हो ना, या फिर कार को 150 रुपीज लगा रहे हो, तो 150 रुपीज में जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अगर कार को 100 रुपए में मान लो सेल कर रहे हो, अब 100 रुपए में कार को सेल करोगे तो इंटरमीडिएट गुड जो 50 रुपए खर्चा हुआ है, ये ऑलरेडी 100 रुपए में जुड़ा हुआ है, तो 50 रुपए और एक्स्ट्रा क्यों दोगे?
है ना। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड किए जाते हैं। फिर अगर पेमेंट का ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर पेमेंट भी डोमेस्टिक गुड्स के अंदर नहीं आते, जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन सर्विसेज होना चाहिए डोमेस्टिक के अंदर होना चाहिए। अगर फॉरेन कंट्री से इंडिया में जो है जंप किए हो या फिर ट्रांसफर किए हो, वो यहाँ पे ऐड नहीं होने वाला है जीडीपी में। फिर सेकेंड हैंड गुड्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब सोल्ड लिए होंगे तो मान लो कितने रुपए में लिए हो, 50 रुपीज में लिए हो। अब मान लो आप सेकेंड पर्सन बाई करने वाला है तो वो जो है 25 रुपीज में लिए। अब ऐसा थोड़ा ना जोड़ोगे 25 रुपीज को भी जीडीपी में, नहीं जोड़ने वाले। क्यों नहीं जोड़ने वाले? क्योंकि ये जो 25 रुपीज है ये 50 रुपीज में ऑलरेडी एड है। जब 50 रुपीज का हम लोग कोई सामान लिए हैं तो 50 रुपीज का सामान लिए हैं तो 25 रुपीज उसमें ऐड हो गए हैं, इसलिए सेकंड हैंड गुड्स का हम लोग यहाँ पे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। और बाकी जो इलीगल एक्टिविटी है ये तो ऑलरेडी ऐड होना ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दोगे, क्या क्या चीज हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्या चीज एक्सक्लूड करते हैं, और उसका रीजन के साथ मैं इस चीज को पूरा डिफाइन कर दिया हूं, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो क्या है कि जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरा इंडिया का जो है जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल वैल्यू में एक्चुअली एक साल में इंडिया के द्वारा कितना फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और कितना सर्विसेज का प्रोड्यूस हुए, और उसको हम लोग एक मनी के टर्म में डिफाइन करते हैं, उसी को जीडीपी बोल रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि यहाँ का जो है जीडीपी 5 ट्रिलियन है ना, 4 ट्रिलियन है, इस तरीके से बोलते हैं। तो एक्चुअली वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है विद इन 1 ईयर में जो है प्रोड्यूस हुए, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जीडीपी को हम लोग 2 तरीके से काउंट करते हैं, एक होता है जीडीपी मार्केट प्राइस और एक होता है जीडीपी फैक्टर प्राइस, है ना, फिर फैक्टर कॉस्ट। अभी क्या होता है मार्केट और फैक्टर कॉस्ट, क्लास में डिस्कस किए प्रीवियस क्लास में। तो जीडीपी को अगर मैं मार्केट प्राइस में कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कि जितना भी फाइनल गुड्स हैं जो करंट में जो मार्केट में जो मनी चल रहा है, जो हम लोग बाई करते हैं, उसको हम लोग जो बोलते हैं मार्केट प्राइस। और उसी के अकॉर्डिंग जो है अगर जीडीपी को कैलकुलेट करोगे तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जैसे कि क्या क्या इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और सब्सिडीज को यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, ध्यान दोगे। फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी होता है। अगर किसी को अगर डाउट भी हो रहा है क्या होता है मार्केट प्राइस फैक्टर प्राइस, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। देखो ये फैक्ट्री हो गया, अब इस फैक्ट्री से जस्ट कार जो है निकला है, बाहर आया है पूरा प्रिपेयर होके। तो फैक्ट्री जो है इस कार को बनाने में जितना रुपये खर्च किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एफसी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन अब देखो ये जैसे ही कार बिल्ड हुआ, कार बन गया, अब मार्केट में आएंगे। अब मार्केट में जैसे ही कार आया तो उसमें जो है टैक्सेस लगा दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्सेस लगाने के बाद जितना कस्टम ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी लगने वाले हैं। तो अगर फैक्ट्री में जो है कार का अगर प्रोडक्शन हुआ 50 रुपीज में और यही जो है मार्केट में आ गया तो इसका जो है कॉस्ट हो जाएगा 70 रुपी। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं अगर मार्केट प्राइस में निकालोगे तो 60 रुपीज को लोगे, अगर जो है फैक्टर कॉस्ट में निकालोगे तो 50 रुपीज को लोगे। क्लियर है ना। अगर मार्केट में लोगे तो 70 रुपये को लेना पड़ेगा और अगर फैक्टर में लोगे तो 50 रुपये को काउंट करोगे। ये चीज है, बाकी डिटेल में तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो 2 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी नॉमिनल और रियल जीडीपी आगे इसका स्लाइड है ना, 1-2 स्लाइड के बाद आएगा, इसको बताता हूँ वहां पे। अगर इसका किसी को फॉर्मूला अगर जानना है, फॉर्मूला क्या होता है, तो जीडीपी का अगर फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला देखोगे तो जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट लिखा है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करना है यहाँ पे सब्सिडीज। ये फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं। और रियल जीडीपी निकालोगे तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इंटू करोगे 100, वहां से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है जीडीपी 2 टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी और जो सेकेंड है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जितना भी हम लोग जीडीपी को मेजर करने वाले हैं वो करंट प्राइस के हिसाब से मेजर करेंगे। और रियल जीडीपी का मतलब होता है कि जितना भी हम लोग मेजर करने वाले जीडीपी को वो बेस ईयर मान के हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। बेस ईयर किसको बोलते हैं?
बेस ईयर हम लोग ऐसे ईयर को चूज करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे ईयर को चूज किया जाता है जहां पे पूरा लाइफ प्रॉपर तरीके से सस्टेन हो रहा होगा, वहां पे कोई फ्लडिंग हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इस सब चीज का सिचुएशन हमें ना झेलना पड़े, है ना, कांस्टेंट तरीके से पूरा लाइफ सस्टेन हुआ हो, उस साल को हम लोग जो है बेस ईयर कंसीडर करते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा 2011 और 12 इसको जो है बेस ईयर हम लोग कंसीडर करते हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे रियल का नाम क्यों लिखे? रियल का मतलब इसलिए है क्योंकि एट प्रेजेंट जो है 2025 चल रहा है, अब 2025 में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको अगर जानना है, और कंट्री जो है प्रीवियस क्लास के तुलना में कितना जो है डेवलपमेंट गया, तो हम लोग रियल जीडीपी के साथ कंपेयर करेंगे और वहीं से पता चलेगा। सपोज करो कोई भी कंट्री है ना, मान लो कोई भी कंट्री का एग्जांपल लो, अगर 2011 में उसका प्रोडक्शन रहा, उसका पूरा मनी निकला है ना जीडीपी 20 रुपीज का, ठीक है, लेकिन अगर यही जो वैल्यू है, ठीक है, अगर मैं 2025 में इसको कैलकुलेट करता हूँ रियल जीडीपी को, तो अगर मेरे को सपोज 80 रुपीज आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो है 2011-12 में जो है जो जीडीपी रहा इंडिया का वो 20 रुपीज रहा, और 2025 में इंडिया का जीडीपी हो गया 80 रुपीज। मतलब यहाँ पे जो है मोर देन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 60% या फिर 60 जो रुपीज होते हैं, 60 रुपये का यहाँ पे जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है। ये होगा रियल जीडीपी। अब सपोज करो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे, तो करंट प्राइस में एक्चुअली दिक्कत क्या होता है कि करंट प्राइस आते आते क्या है, पूरा इन्फ्लेशन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो 2024 गया, अभी 2024 गया है, और मेरे को जानना है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ रेट कितना हुआ प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। ठीक है, अब देखो 2024 को देखोगे तो एक तो कोरोना रहा, कोरोना चलो ठीक है थोड़ा इंड में चला गया, कोरोना आ गया, अब कोरोना आया तो पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, उसी के साथ जो है कई जगह फ्लडिंग देखने को मिला है, कई जगह डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कंसर्न देखने को मिला है। लेकिन अगर यही चीज को मैं कैलकुलेट करूंगा कि 2024 में सपोज करो इंडिया का अगर जीडीपी 80 रुपये रहा, और 2025 में जो है इंडिया का जीडीपी मान लो 90 रुपीज हो गया, तो अब ये बोलोगे क्या कि 80 रुपये से हम लोग 90 रुपीज मतलब 10 का जो है ग्रोथ हुआ, तो अब ताली थोड़ा बजाओगे कि 10 का ग्रोथ हो गया ऐसे करके, क्यों नहीं बजाएंगे यहाँ पे? क्योंकि देखो 2024 के इकोनॉमी को तो देखो पूरा जो है स्लो डाउन रहा है, अब स्लो डाउन रहा है तो उसमें कंपेयर करोगे तो ये जो है सटीक नहीं बैठता। अगर इंडिया का जो है एक्चुअल में कितना जो है ग्रोथ हुआ है, तो एक बेस ईयर कंसीडर करो, और उस ईयर के हिसाब से अगर ग्रोथ रेट अगर ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग जो है इंडिया का एक्चुअल में ग्रोथ रेट कंसीडर करते हैं, जिसे हम लोग रियल जीडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा कि पूरा इन्फ्लेशन ऐड रहेंगे, है ना, जितना भी महंगाई है सब चीज इंक्लूड रहेगा। लेकिन रियल जीडीपी जो है पूरा रियलिटी बताता है गवर्नमेंट का, इंडिया में कितना मास प्रोडक्शन हो रहा है, उसका वैल्यू कितना है, ये रियल जीडीपी में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी रिमूव किए जाते हैं। क्लियर है? फिर ये जो है प्राइस हो गया, आउटपुट, इन सब चीज को तो जो है रिफ्लेक्ट करता ही करता है। देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है, जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना उतने अच्छे तरीके से एक्यूरेट नहीं होता। अगर हमें कोई भी कंट्री का अगर जीडीपी जानना है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है, अगर ये जानना है तो हमें रियल जीडीपी यूज करना होगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो है उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तो करंट प्राइस में ले रहे हो, उसी के साथ इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रियल जीडीपी होते हैं ज्यादा एक्यूरेट, इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। बाकी यूजफुलनेस का अगर बात करोगे तो ये तो मनी वैल्यू को ये करता है, इसमें हमें उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी और समझो यहाँ पे अगर नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर कर रहे हो ना, तो एक्चुअली ये पुअर इंडिकेटर होता है, अच्छे तरीके से नहीं बता पाते। लेकिन प्राइस को कौन अफेक्ट करता है ना, कितना प्राइस हो रहा है, इन्फ्लेशन कौन अच्छे से बता पाएगा, इसमें बता पाएंगे। कौन से वाले में? नॉमिनल जीडीपी में। अगर इन्फ्लेशन जानना है तो नॉमिनल जीडीपी का यूज करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन को भी साथ में इंक्लूड करके रखते हैं। रियल जीडीपी जो है इन्फ्लेशन नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन को ऑलरेडी रिमूव ही करके चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अगर किसी को जानना है किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, तो नॉमिनल जीडीपी ये जो होता है समेशन में करेंट ईयर, उसके बाद प्राइस इनटू क्वांटिटी, फिर इस तरीके से रियल जीडीपी का होता है।
जो एक्चुअली अगर ध्यान दोगे ना रियल जीडीपी को, तो रियल जीडीपी जो है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एनालिसिस करते हैं। कैसे लॉन्ग टर्म? अभी हम लोग जो है 2025 चल रहे हैं, है ना, 25 में है। अब हम लोग बेस ईयर किसको कंसीडर किए हैं? 2011-12 को। अब 2011-12 को बेस ईयर कंसीडर किए हो, मतलब कितने साल का गैप हो रहा है, ये लॉन्ग समय को एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग टाइम के ग्रोथ को बताते हैं। लेकिन ये जो है जो नॉमिनल जीडीपी है, ये शॉर्ट टाइम फिस्कल को, जो शॉर्ट टाइम फिस्कल है उसको एनालिसिस करके बताते हैं। क्योंकि हम लोग अगर सपोज करो 2025 का अगर जीडीपी निकालना है, कितना ग्रोथ हुआ है, तो हम लोग किसका लेंगे? 2024 का ले सकते हैं। और इससे प्रीवियस जाओगे तो 2023 का जाओगे। तो ये जो है उतना लॉन्ग टर्म को इम्पेक्ट नहीं डालते, लेकिन जो है रियल जीडीपी में हमें लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है। इस चीज को ध्यान दोगे। जो नॉमिनल जीडीपी है इसे गवर्नमेंट फॉर फिस्कल कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी जो रियल जीडीपी है ना, वो आरबीआई हो गया, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो ग्रोथ प्रोडक्शन को देखने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसी के साथ सेंट्रल जो आरबीआई है उसके द्वारा इसको यूज किए जाते हैं रियल जीडीपी को। ठीक है, अब समझ आ गया? ठीक, बहुत अच्छे से समझाए हो, है ना, क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। चलो अब और अदर जो है मेथड है जिसके थ्रू हम लोग पूरे कंट्री के जो है ग्रोथ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हम लोग अभी जीडीपी कवर किए, जीडीपी तो एक टाइप्स है, जीडीपी जो है एक टाइप है, इसके थ्रू भी हम लोग जो है नेशनल इनकम का पता लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और मेथड हैं, लेकिन मोर एक्यूरेट हम लोग जीडीपी को ही बोलते हैं। ठीक है, मोर एक्यूरेट होता है वो जीडीपी होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अदर मेथड हैं, जैसे कि एनडीपी जो कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे एक टर्म याद रखना नेट। जहां पे भी नेट का यूज होता हुआ दिखाई दे तो जान लेना कि जितना भी डिप्रिसिएशन हो गया या फिर जितना भी टैक्स लग रहा है उस सब चीज को यहाँ पे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा कि जीडीपी है, जीडीपी मतलब जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है एक ईयर में जो है प्रोड्यूस हुए, उसमें से जो है जितना डेप्रिसिएशन हुआ उसको हमें माइनस करना है और हमें जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है बता चुका हूँ, इसको भी क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस करना, और एक चीज याद रखना डोमेस्टिक टेरिटरी को ही हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और ये जो है क्या बताता है कि एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कैपिटल वियर एंड टीयर। मतलब एक्चुअल में जो है इकोनॉमी किस तरीके से रन कर रहा है, एक्चुअल में जो है इकोनॉमी का प्रोडक्शन कितना हुआ। अगर मोर प्रिसाइसली और एक्चुअल तरीके से जाओगे तो हम लोग जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सुनो, अभी हम लोगों ने जीडीपी निकाली, जीडीपी में मान लो इंडिया का जो है जीडीपी रहा 80 रुपये। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझ जाओ उसके लिए। अब इस 80 में से अब उसका जितना भी फाइनल गुड्स निकला है ना, उसमें बहुत ज्यादा वियर एंड टीयर होगा। वियर और टीयर का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई कार को जो है 50 रुपीज में खरीदा हूं, अगर मैं 5 साल बाद 10 साल बाद इस कार को मैं 50 रुपीज में ही सेल करूंगा क्या, कि इसका दाम कम हो जाएगा। तो इसको मैं सपोज करो 30 रुपीज में सेल कर रहा हूं, तो ये जो 20 रुपया गया कहाँ, 20 रुपये यहां से कहाँ चला गया। तो ये जो 20 रुपये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्योंकि यहाँ पे 5 साल 10 साल कार को यूज किए होंगे तो उसका इंजन खराब हुआ होगा, है ना, लाइटें खराब हुए होंगे तो उसको एक्सचेंज किए होंगे, तो उतना वैल्यू नहीं रहा। पहले जो है 50 रुपए का था, अब उसका वैल्यू यहाँ पे घट गया, और जितना घटा उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब खुद सोचो कोई कंट्री का जो है जीडीपी यहाँ पे 80 रुपये है, अब पूरे कंट्री एज अ होल लोगे तो यहाँ पे भी तो डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ, मान लो जो है 20 रुपीज डेप्रिसिएशन हो गया। अब 20 रुपए डेप्रिसिएशन हुआ तो 80 में जो है 20 रुपए को घटाओ, ये जो 80 रुपए है एक्चुअल में ये जीडीपी बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही 80 रुपए में 20 रुपए घटा रहा हो डेप्रिसिएशन को, तो मेरे को कितना मिल गया, 60 रुपये। अब ये जो 60 रुपये है ना, ये बताएगा मेरे को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी इसी को बोलते हैं, समझ रहे हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसी को बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ आ गया होगा। अब ये भी दो ही तरीके के हैं, एनडीपी लो मार्केट प्राइस में कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एनडीपी को फैक्टर कॉस्ट में कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब चलो अब नेक्स्ट आओ,
सेकंड है जीएनपी, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें जो है थोड़ा सा टर्म समझना, अगर कोई भी चीज में नेट लिखा है, नेट मतलब माइनस कर दोगे, ठीक है। किसको माइनस करना है, जैसे कि टैक्सेस हो गया, उसके साथ जितना डेप्रिसिएशन हुआ है उसको माइनस करोगे। अगर सपोज करो यहाँ पे ग्रॉस लिखे हैं, ग्रॉस का मतलब होता है कि सब चीज को यहाँ पे इंक्लूड कर दो, ठीक। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहले समझो जीडीपी। जीडीपी अभी हम लोग समझे कि जितना भी डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर जो है प्रोडक्शंस कर रहे हो, है ना, इंडिया के अंदर जितना प्रोडक्शंस कर रहे हो, फाइनल गुड्स सर्विसेज, उसको जीडीपी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिया का पर्सन है, अगर अदर कंट्री में जाके वहां पे अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग जो है जीडीपी में या फिर जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इसमें कंसीडर करेंगे। डेफिनेशन समझो और क्लियर हो जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, इसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, अब ये जुड़ गया मतलब इसको हम लोग बोलेंगे जीएनपी। अगर कोई इंडिया का पर्सन है बाहर में भी अर्न कर रहा है, वो भी जीएनपी का पार्ट होगा, क्योंकि नाम को समझो ना, ग्रॉस यहाँ पे बोला है। अगर इंडिया का पर्सन बाहर में जा रहा है या फिर बाहर में अर्न कर रहा है, बाहर से पैसे यहाँ पे इंडिया में सेंड कर रहे हैं, वो भी जो है ग्रॉस के अंदर आएंगे, जीएनपी के अंदर आएंगे। क्लियर। लेकिन जीडीपी में क्या होता है कि इंडिया के जो है अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि इंडिया के बाहर भी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडियंस के द्वारा, उसको भी हम लोग जो है जीएनपी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिस होना चाहिए नेशनलिटी, वही बताया, इंडिया का ही होना चाहिए, बाहर में कोई भी जगह रहे, ठीक है, उससे मतलब हमें नहीं है। क्या क्या चीज इंक्लूड है, एक तो जो कंट्री का ओरिजिन है, जैसे कि हम लोग इंडिया का कवर कर रहे हैं, एब्रॉड भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। जीडीपी जब हम लोग कवर करते हैं, जीडीपी में ये जो एब्रॉड है इसको कवर नहीं करते, लेकिन जीएनपी में हम लोग एब्रॉड को कवर करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि इंडिया का पर्सन बाहर ही तो जाएगा, तभी तो अर्न करेंगे, तभी तो उसको जीएनपी में कवर करोगे। और लेकिन क्या क्या जो है एक्सक्लूड होते हैं ये भी ध्यान देना। जो है इनकम अर्न बाय फॉरेनर विद इन इंडिया, ये इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। जैसे इंडिया के पर्सन जो है अदर कंट्री में गए हैं, तो सेम अदर कंट्री के पर्सन इंडिया में भी तो आए होंगे, तो जो अदर पर्सन जो है इंडिया में आए हैं उसको हम लोग जो है एक्सक्लूड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, अच्छे से कवर करना। बाकी पूरा जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, तो आगे जो है फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो एक और अदर मेथड है, इसको भी थोड़ा कवर करते हैं, वो है एनएनपी। एनएनपी यहाँ पे लिखा हुआ है नेट, ठीक है। नेट मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो एनएनपी भी दो तरीके के होते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर। अब अभी मैं एक चीज बताया था कि कोई भी चीज को या फिर इंडिया का या फिर कोई भी कंट्री है उसका एक्चुअल में ग्रोथ अगर जानना है तो बेस ईयर को कंसीडर करो, बेस ईयर को। जैसे कि इंडिया का बेस ईयर अभी जो है 2011 और 12 है, इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ कि बेस ईयर एक्चुअली में बोलते किसको हैं। इसका मीनिंग है कि हम लोग ऐसे ईयर को चुनते हैं, एक्चुअली बेस ईयर ले क्यों रहे हैं ये अगर समझोगे तो बेस ईयर हम लोग इसीलिए लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ताकि जो है कंपेयर कर सके कि इंडिया का इकोनॉमी पहले किस सिचुएशन में थे और अभी जो है 2025 में इंडिया का इकोनॉमी किस सिचुएशन में है, और इसी को कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है एक बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंपेयर करना है, अब क्या क्या कंपेयर करना है, जैसे प्राइजेस हो गया उसको कंपेयर कर सकते हो, 2011-12 में इंडिया के द्वारा कितना प्रोडक्शन किए गए हैं और 2025 में इंडिया के द्वारा कितना प्रोडक्शंस किए हैं। अगर इसको कंपेयर करना है तब भी बेस ईयर लो, इन्फ्लेशन जानना है तब भी, जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है, प्लस अदर जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन सब चीज को अगर कवर करना है, जानना है या फिर कंपेयर करना है, उस केस में हम लोग जो है बेस ईयर को कंसीडर करते हैं। समझ आ गया। चलो पर्पस के बारे में वही हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि जो है टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड सो रियल चेंजेस, कि एक्चुअल में कितना चेंजेस हो रहे हैं जीडीपी में, इंडिया के ग्रोथ में, उसको अगर जानना है तो हम लोग बेस ईयर यहाँ पे कंसीडर करते हैं। देखो अब बेस ईयर कंसीडर करोगे तो सबसे पहले तो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। कोई भी बेस ईयर को सिलेक्ट करोगे तो ईयर तो बहुत सारे हैं,
11 हो गया, 12 है, 13, 14 इस तरीके से है। लेकिन हम लोग 11, 12 को ही बेस ईयर क्यों चुने हैं? क्योंकि वहां पे हमें कोई फ्लडिंग नहीं देखने को मिला, कोई फ्लड नहीं आया, कोई ड्रॉट नहीं आया, कोई पेंडेमिक, वार, बूम या फिर रिसेशन, ये सब चीज का इंडिया शिकार नहीं हुए हैं। उसी के साथ रिसेंट ईयर जो है करंट इकोनॉमी एक्यूरेटली को बताते हैं जो बेस ईयर है। फिर प्राइस वहां पे स्टेबल होना चाहिए, है ना, वोलाटाइल हो गया या फिर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हो लेकिन बहुत मिनिमम होना चाहिए, उसको हम लोग जो है बेस ईयर कंसिडर करते हैं। उसी के साथ जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से जितना भी डाटा है इकोनॉमिक से रिलेटेड, जितना भी डाटा है ये डाटा भी हमें पता होना चाहिए और एक्यूरेटली तरीके से पता होना चाहिए। बाकी कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन जो है ये तो हम लोग कंसिडर करते ही करते हैं। अब समझ आ गया कि बेस ईयर किसको हम लोग लेते हैं और बेस ईयर का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होता है, एक बेस ईयर जो कि बेस ईयर हम लोग पास्ट ईयर को कंसीडर करते हैं, ठीक है, और एक आता है करेंट ईयर। करेंट ईयर जैसे कि 2025 चल रहा है या फिर 2024 जिसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो दोनों को अगर डिफरेंस अगर करोगे तो प्राइस लेवल में देखोगे तो बेस ईयर सबसे पहले तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन करेंट ईयर है, करेंट ईयर मतलब करेंट हिसाब से चलने वाले हैं, सिंपल बात है कि प्राइस जो है यहाँ पे हमें चेंजेस दिखने को मिलेगा। लेकिन बेस ईयर हम लोग कंसीडर करते हैं कंपैरिजन लेवल में कि पहले जो है इन्फ्लेशन कैसे थे इंडिया का 2011-12 में, 2025 में कैसा है इन्फ्लेशन, किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, 2011-12 में किस तरीके से ग्रोथ हुए थे, अभी कितना ग्रोथ हो रहा है, कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है बेस ईयर कंसीडर करते हैं। लेकिन करेंट ईयर को हम लोग जो है प्रेजेंट मेजरमेंट करने के लिए जो है कवर करते हैं कि 2024 में इंडिया का इकोनॉमी कैसे थे, 2025 में कैसा हो रहा है, तो इसको कंपेयर करने के लिए जो हम लोग करंट प्राइस को लेते हैं। और इन्फ्लेशन जो है बेस ईयर में रिमूव कर दिए जाते हैं, लेकिन करंट ईयर में जो है इन्फ्लेशन तो एड ही रहने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो और जीडीपी से रिलेटेड क्या है कॉन्सेप्ट। एक होता है पोटेंशियल जीडीपी, बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जीडीपी के, है ना, जो टर्म यूज करते हैं, चाहे रियल हो गया, नॉमिनल हो गया, है ना, फिर मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एक्चुअली फैक्टर प्राइस नहीं होता, फैक्टर कॉस्ट होता है, एफसी बोलते हैं उसको। इस सब चीज को डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। जैसे ये इंडिया हो गया, अब देखो इंडिया में क्या है कि एट प्रेजेंट जो है 80 रुपए का जो है यहाँ पे जीडीपी है इंडिया का। अब 80 रुपए का जीडीपी है, लेकिन जो है इसका फुल पोटेंशियल है क्या? देखो पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जो है कितना सक्षम है कि वो जो है पूरा अपने हाई लेवल तक अपने इकोनॉमी को जो है यूज कर सके, अपना जो है पूरा पोटेंशियल यूज कर सके, जिससे जो है आउटपुट ला सके, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी, मैक्सिमम लेवल ऑफ जीडीपी। जैसे कि यहाँ पे 80 रुपये है एट प्रेजेंट, अगर यही इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला देता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ला देता हूँ, पूरा काम को इफिशियंट तरीके से करता हूँ, तो इसका सपोज करो इसका जीडीपी जो है 100 हो जाए, तो जो है यहाँ पे अभी अर्न कर रहे हैं 80 रुपया, लेकिन इंडिया का पोटेंशियल है, इंडिया के पास क्षमता है कि वो 100 रुपये भी जो है यहाँ पे अर्न कर सके। 100 रुपये के यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। कब हो सकते हैं? वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, तब। तो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ जीडीपी जो है कोई इकोनॉमी अर्न कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, और जितना भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लेबर, कैपिटल, लैंड, इंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे फुली यहाँ पे एम्प्लॉयड देखने को मिलता है हर तरीके से। यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन भी बहुत कम रहेगा और पूरे इकोनॉमी का जो प्रोडक्टिविटी है ना वो हाई लेवल में चले जाएंगे इस समय पोटेंशियल जीडीपी के टाइम। ठीक है, समझ आ गया? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर एक आता है एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है ये तो हम लोग समझ गए। एक्चुअल जीडीपी का मतलब होता है कि एक्चुअली में अभी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एक्चुअली में अभी जो है इंडिया का जीडीपी 80 रुपये है, ये एक्चुअल हो गया। ठीक है, एक्चुअल जीडीपी हो गया, लेकिन 100 रुपये तक भी कमा सकते हैं, 100 रुपये तक भी जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया? इसका पोटेंशियल जीडीपी हो गया। और इन्हीं दोनों के बीच का जो है डिफरेंसेस जो बताते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट गैप बोलते हो, या फिर इसी को हम लोग जीडीपी डेफ्लेटर बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी डेफ्लेटर बोलते हैं। क्लियर है? इस चीज को समझना है यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीज को बारे में अगर डिफरेंसेस बताते हैं तो आउटपुट गैप या फिर जीडीपी हम लोग डेफ्लेटर कंसीडर करते हैं। ठीक,
ये मेथड समझ आ गया। ठीक, अब अगला मेथड आते हैं, वो है पर्सनल इनकम वाला। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है कंट्री के जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि इनकम एक्चुअली रिसीव बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड बिफोर पेइंग पर्सनल टैक्सेस। जैसे कि कोई पर्सन है जो कि मान लो 15 लाख या फिर ईयरली का मान लो कमा रहे हैं। अब 15 लाख में क्या करने वाले हैं, टैक्सेस भी देंगे। अब टैक्सेस को रिड्यूस कर दो, मान लो 3 लाख टैक्सेस में चले गए तो 12 लाख आ गया। अब 12 लाख जो है एक्चुअली अर्न कर रहे हैं, मतलब पर्सनल अर्न कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। और इसके थ्रू भी हम लोग जो है जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल जो है हर इंडिविजुअल का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल कितना अर्न कर रहे हैं, उसके बेस में हम लोग जो है जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, कॉर्पोरेट टैक्सेस। वही बताएं कि जितना भी टैक्सेस हो गया वो सब चीज़ को हमें रिड्यूस करना है। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस को माइनस करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, उसको यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, प्लस ट्रांसफर पेमेंट है, फिर पब्लिक जो डेट है, इस सब चीज को यहाँ पे प्लस करते हैं, तब कहीं जाके जो है पर्सनल इनकम निकलते हैं। ध्यान देना, इनकम रिसीव होना चाहिए, अर्निंग वाला नहीं। इनकम यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। क्या क्या इंक्लूड है, जैसे वेजेस हो गया। अब वेजेस में इनकम रिसीव करोगे, ठीक है, सैलरीज है, रेंट है, इंटरेस्ट मिल गया या फिर डिवाइडेंड है, मिक्स इनकम है, अगर पेमेंट का ट्रांसफर हुआ है या फिर इंटरेस्ट मिला है गवर्नमेंट डेट से, तो ये जो है इंक्लूड होता है। एक्सक्लूड क्या क्या होगा, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है या फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस है, ये सब चीज़ तो ऑलरेडी एक्सक्लूड होना ही होना है, क्योंकि पूरा टैक्स के अंदर आ रहे हैं। टैक्स तो ऑलरेडी हम लोग एक्सक्लूड कर ही रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। अब इसी के टाइम एक और चीज आता है, वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसी का एक थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्मेट है पर्सनल इनकम का। तो देखो, ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, इसका एक्चुअली मतलब होता है जितना भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, है ना, पर्सनल इनकम अर्न करेंगे, लेकिन जितना भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जितना भी स्पेंडिंग हो रहा है, उस सब चीज को छोड़ दो, उसको माइनस कर दो। अब जो है इन हैंड हमारे पास कितना है जिसको हम लोग जो है स्पेंड कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उस केस में हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये बोलोगे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम जो अभी हम लोग कवर की, इसमें डिफरेंसेस क्या है। एक्चुअली क्या है कि पर्सनल जो इनकम है, इसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल रहे हैं, उसको पूरा रिड्यूस करने वाले हैं, है ना। उसी के साथ जितना भी हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, स्पेंडिंग वाला भी यहाँ पे मिसिंग रहता है। लेकिन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या है, इन हैंड अपने पास मनी है जो कि पर्सनल हम लोग यूज कर सकते हैं, पर्सनली स्पेंड कर सकते हैं। जितना भी टैक्सेस हो गया सबको हटा दो, जितना भी स्पेंड करना है उन सब चीज को हटा दो। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसे हम लोग आफ्टर टैक्स इनकम के नाम से भी जानते हैं, या फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ध्यान देना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसका फॉर्मूला टेबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड है इसमें भी, तो जैसे देखो, वेजेस हो गया, सैलरीज हैं। अब सैलरी आएगा, है ना, या फिर वेजेस आएंगे तो पर्सनल यूज के लिए आएंगे। रेंट मिल गया, या फिर इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, पेमेंट ट्रांसफर है ना, इंटरेस्ट हो गया। लेकिन ध्यान दोगे यहाँ पे जो टैक्सेस हैं ये माइनस करोगे, चाहे इनकम टैक्सेस हो गया, पर्सनल टैक्सेस हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कोई भी टैक्स रहे, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस होगा। जो डायरेक्ट टैक्स है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में माइनस ही होता है। क्लियर है। अब देखो, सेम जैसे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हम लोग कवर किए हैं, अब ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल है ये पर्सनल लेवल में काम करते हैं, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल मतलब एक इंडिविजुअल के पास उतना मनी है कि वो स्पेंड कर सके। अगर यही चीज को मैं नेशनल लेवल में चला जाऊं, नेशनल लेवल में लेके चला जाता हूं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब गवर्नमेंट के पास अब एक, उसके पास मतलब गवर्नमेंट के हाथ में इतना मनी है कि अपने वेलफेयर स्कीम में खर्च कर सके, ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट हो गया, जितना भी टैक्सेस हो गया, है ना, उन सब चीज को यहाँ से हटा दो, और टोटल इनकम अवेलेबल टू नेशन, चाहे रेसिडेंट हो, गवर्नमेंट हो, फॉर कंजप्शन या फिर सेविंग, उसके लिए हम लोग टर्म नाम देते हैं, वो है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और ये जो है हम लोग कंसीडर करते हैं एक्चुअली 1 ईयर का, ठीक है। इसे और भी नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल नेशनल इनकम हो गया, या फिर नेशनल आफ्टर टैक्स इनकम है, ये भी कुछ इसका
टर्म है, बाकी फॉर्मूला अपने से करना है। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और एक होता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ से कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इतना हमें पता है, अगर ग्रॉस लिखा हुआ है तो ग्रॉस का मतलब होता है कि टैक्स को यहाँ पे रिड्यूस नहीं करना है, पूरा एज अ होल जितना अर्निंग हो रहा है उन सब चीज को इंक्लूड करोगे। लेकिन अगर नेट निकल रहा है तो नेट का मतलब होता है कि जितना भी टैक्सेस हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, ये सब चीज यहाँ पे माइनस हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। बताओ समझ आया? तो जो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है ये टोटल डिस्पोजेबल रिसोर्सेज को बताते हैं, और जो नेट जो होता है ना, नेट एक्चुअली गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में कितना मनी है जिससे वो कंजप्शन कर सके, जिससे वो स्पेंड कर सके, वो नेट जो एनडीआई है या फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है ये वाले में बताते हैं, नेट वाले में बताते हैं। ठीक है, वैल्यू अगर देखो तो ग्रॉस है भाई, अब देखो ग्रॉस है तो स्वाभाविक बात है, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे मनी ज़्यादा ही होगा। लेकिन यहाँ पे नेट है तो नेट में तो लोअर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टैक्सेस को रिड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से मनी यहाँ पे लोअर हो जाते हैं। ठीक, इतना समझ आ गया? चलो, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किए हैं कि किस तरीके से पूरे कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी जान चुके हैं कि कैसे नेशनल इनकम को जो है कंसीडर करना है, किस तरीके से नेशनल इनकम को जो है एक जीडीपी के माध्यम से शोकेस करते हैं, और कितना प्रोडक्शन रहा, कितना फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, इन सब चीज के बारे में, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, हर एक रेस्पेक्ट को ध्यान से पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी का जो है एक एक्सटेंडेड पार्ट आता है, वो है क्या क्या ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। ध्यान देना, नेशनल इनकम एक्चुअली में निकालने का काम किसके द्वारा किए जाते हैं, कौन कौन सा मेथड है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा मेथड को। अगर सपोज करो कि मैं 2024 में हूँ, 2025 का नेशनल इनकम कितना हो सकता है, अगर इसको मैं एज्यूम करूं, अगर इसको मैं एस्टिमेट करता हूं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम बाय एस्टिमेशन। और इसी को हम लोग जो है तीन मेथड से एस्टिमेट करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड को हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड, और थर्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड है, और इन मेथड के थ्रू हम लोग जो है कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री के इकोनॉमी को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, इसे तीन मेथड है, इसी के थ्रू जो है प्रोजेक्शंस करते हैं इंडिया में भी। समझ आ गया क्या? ठीक, अब देखो प्रोडक्ट मेथड सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं, इसे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। क्या है ये? मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय समिंग वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने सेक्टर पढ़े, तीन सेक्टर। पहला सेक्टर हम लोग पढ़े प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड आता है मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड आता है सर्विस सेक्टर। अब इस तीनों सेक्टर और जितना भी सेक्टर है और जितना भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से कितना फाइनल जो है फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और जितना फाइनल गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तीनों सेक्टर का, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, तो है ना, प्राइमरी फिर सेकेंडरी टर्चरी, या फिर प्राइमरी हम लोग एग्रीकल्चर वाले मानते हैं, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले को मानते हैं, ठीक है, और टर्चरी मतलब सर्विस सेक्टर को मानते हैं। तो इस तीनों सेक्टर से जितना भी आउटपुट आया, जितना भी प्रोडक्शन आया, इन तीनों सेक्टर को ऐड कर दो पूरे प्रोडक्शंस को, और जितना भी वैल्यू आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। ये तीनों सेक्टर के वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मेथड है, आउटपुट मेथड हो गया, या फिर वैल्यू मेथड हो गया, इस नाम से भी जाने जाते हैं। बाकी ध्यान रखना, इसका जितना भी प्रोडक्शन होगा ये जीटीवी में इंक्लूड होते हैं, जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हो गया तो पोटैटो है, टोमेटो है, इसको सेल करोगे तो डायरेक्टली जीटीपी में ही जाएगा। ठीक है, तो जीटीपी में इसको हम लोग ऐड करते हैं। फॉर्मूला देख लो, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडेड में वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब इंटरमीडिएट गुड्स के ही बारे में बात कर रहे हैं। वही बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, फाइनल जो गुड्स होता है उसी का वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं, और इसके थ्रू, है ना, प्रोडक्शन मेथड के थ्रू हम लोग जो है जीटीपी को मार्केट प्राइस में भी निकाल सकते हैं, और जीएनपी जो है इसको हम लोग मार्केट प्राइस में भी निकाल सकते हैं। जीडीपी और जीएनपी दोनों को हम लोग जो है मार्केट प्राइस में निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है।
क्लियर है, समझ आ गया क्या होता है प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फाइनल गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, इन सब चीज का वैल्यू यहाँ पे ऐड होते हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है किसको, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। जितना भी प्रोडक्शन होगा वो वैल्यू में तो होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई फर्नीचर बनाया तो ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कि एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, तीन फर्नीचर, ऐसे तो हम लोग नहीं बोलेंगे। एक फर्नीचर का वैल्यू कितना है ये बताओ। सपोज एक फर्नीचर का वैल्यू मान लो 400 है, तो 400 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ठीक है, फिर वैल्यू एडेड बाय ईच इंडस्ट्री, जितना भी इंडस्ट्री हो गया, चाहे एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है ना, टर्चरी सेक्टर हो गया, इन सब चीज को इंक्लूड करते हैं। फिर रेंट अगर मिल रहा है उसको भी इंक्लूड करते हैं। फिर ओन अकाउंट प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो इस चीज को ध्यान दे रहे हैं। और क्या के एक्सक्लूड करते हैं, सबसे पहले जो है इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ट्रांसफर जो पेमेंट हो रहा है इसको हम लोग जो है एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि अर्न कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस में तो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब पेमेंट को ट्रांसफर करोगे तो अर्न करोगे तभी तो ट्रांसफर कर पाओगे, है ना, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम लोग जो है इसको एक्सक्लूड करते हैं। फिर सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हो गया, ब्लैक मार्केट आउटपुट है, इलीगल एक्टिविटी है, ये सब चीज को हम लोग जो है एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, अब सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू हम लोग नेशनल को एस्टिमेट करते हैं, नेशनल इनकम को, वो है इनकम मेथड। क्या है इनकम मेथड, कि जो नेशनल इनकम है या फिर इनकम मेथड है, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी सेक्टर है और उन सेक्टर में कितना हमें इनकम अर्न हुआ, और जो नॉर्मल रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट ने तीनों सेक्टर से कितना वैल्यू अर्न किए, उसी को हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सब मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय समिंग ऑल फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट। जो नॉर्मल रेसिडेंट है, चाहे इंडिया का रेसिडेंट है, अगर वो अर्न कर रहे हैं, कोई भी सेक्टर हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको अगर उसी इनकम को अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो इनकम मेथड हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फैक्टर इनकम मेथड इस नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब इनकम रिसीव करेंगे, चाहे लेबर हो सकता है, कैपिटल है, लैंड है, इंटरप्रेन्योर है, और इन चारों को हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या चीज हम लोग इसमें जो है इंक्लूड करेंगे, एक तो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन का मतलब होता है जैसे कि वेजेस हैं, सैलरीज हैं, और मोस्टली पीपल इसी के थ्रू तो अर्न कर रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर बात करोगे तो इसी के थ्रू अर्न करते हैं। फिर अगर रेंट हो गया, है ना, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट हो गया, मिक्स इनकम हो गया, ये सब चीज जो है इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्लियर है, बाकी फैक्टर इनकम, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज लिखा है, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या चीज को एक्सक्लूड करते हैं, तो जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट हो गया, है ना, फिर विंडफॉल गेन्स जैसे कि लॉटरी हो गया, लॉटरी वॉटरी जो लग रहे हैं उसको भी एक्सक्लूड करते हैं। फिर सेकेंड हैंड गुड्स, कैपिटल गेन्स, इलीगल इनकम या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर जितना सब्सिडीज हैं, ये सब चीज को हम लोग एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं। ध्यान देना है ना, माइंड में रखोगे। अब लास्ट टाइप हम लोग जो है कवर करते हैं एस्टिमेटिंग मेथड का, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो है इसका मतलब ये होता है कि जितना भी, देखो यहाँ पे लिखा है कि इट कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर, कि हम लोग जो है एक इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन जो है कितना इकोनॉमी में स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, कोई भी सामान लिए हो, कोई भी फाइनल गुड्स लिए हैं, जैसे कि कार लिए, बाइक लिए हो, इस तरीके से, या फिर जितना भी एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं, चाहे एक्सपेंडिचर 1 रुपये हो, चाहे एक्सपेंडिचर लाखों में हो, उस एक्सपेंडिचर को अगर ऐड करके उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, हम क्योंकि हम लोग वहां पे एक्सपेंड कर रहे हैं ना, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, और जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो यही बताता है कि जितना भी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसी को सम करो, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि फाइनल गुड्स हैं, सर्विसेज हो गया, ये सब चीज इंक्लूड होते हैं। उसी के साथ गुड्स एंड सर्विसेज में सैलरीज हो गया, है ना, गवर्नमेंट में जितना भी स्पेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इंक्लूड होता है। साथ में फिक्स जो एसेट है, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इसको ऐड किए जाते हैं।
फिर जो फाइनल गुड्स में हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको भी ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाते वो भी यहाँ पे लिखा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। चलो अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी कंट्री का जो नेक्स्ट इकोनॉमी कैसे हो सकते हैं या फिर इकोनॉमी को किस तरीके से प्रोजेक्शंस करना, उसका क्या क्या मेथड है, पूरे मेथड को हम लोगों ने डिटेल के साथ कवर कर लिए, ठीक है। क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, क्या चीज़ हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें डिस्कस करना है वो है पर कैपिटा इनकम। ये भी जो है फ्रिक्वेंटली हमें सुनने को मिलता है, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में इसका यूज होगा ही होगा, पर कैपिटा इनकम। एक्चुअली जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये मान लो इंडिया है, तो इंडिया में जो है जितना भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल पूरे साल में एक एवरेज कितना मनी अर्न कर रहे हैं, क्लियर है, कितना जो है एक सिंगल पर्सन अर्न कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल है ये अर्न कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। और यहीं से हम लोग जो है मेजर करते हैं कि उसका लिविंग कैसा होगा, उसका इकोनॉमिक वेलबींग कैसे होने वाले हैं। खुद सोचो अगर कोई ये इंडिविजुअल है, अगर ये जो है लाखों में अर्न कर रहे हैं, है ना, प्रोस्पेरियस है, ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी तरीके से होंगे, उसका वेलबींग जो है वही देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल है जो कि उसका पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, तो जो है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जो है उसका लिविंग कंडीशन उतना अच्छे से नहीं होंगे, वेलबींग उतना अच्छे से तरीके से नहीं होने वाले, ठीक है। तो पर कैपिटा जो इनकम है ये इंडिविजुअल बेसिस में काम करते हैं, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, इंडिविजुअल को यहाँ पे प्रोजेक्शंस में लाते हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्लियर है कि कोई भी इंडिविजुअल इकोनॉमी का या फिर टेरिटरी का एक साल में कितने अर्न कर रहे हैं उसी को हम लोग जो बोलते हैं पर कैपिटा इनकम है। और इसको कैसे निकाल सकते हो, इसका तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं, क्लियर है, क्योंकि देखो सबको पता है कि यहाँ पे जो है ऐसे इंडिविजुअल भी है जो कि करोड़ों में कमा रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि हजार में कमा रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल भी यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलता है जो कि मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। अब देखो पर कैपिटा इनकम मान लो जो है साल का या फिर मंथली का मान लो 10,000 निकल गया, अब 10,000 निकल रहे हैं, तो ये सोचो कि 10,000 क्या जो अमीर आदमी वो भी कमा रहे हैं क्या, और जो है गरीब आदमी वो भी कमा रहे हैं, ये चीज सोचने का है। जो पर कैपिटा इनकम है ना, जिस हिसाब से एट प्रेजेंट निकाले जाते हैं, अब पर कैपिटा इनकम यहाँ 10,000 फिक्स कर दिए हो कि जो इलाइड पीपल है वो भी 10,000 कमा रहे हैं, नॉर्मल पीपल इंडिविजुअल वो भी यहाँ पे 10,000 कमा रहे हैं, तो ये जो है फिर भी यहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यही होता है, नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो अब इतना कवर करने के बाद मोस्टली जो है हमारे नेशनल इनकम का जो टॉपिक है पूरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा रिकवरी का जितना भी स्टेप है उसके बारे में ब्रीफली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बाकी ये सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको अपने से पढ़ना है, ये पूरा में जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस डायग्राम के थ्रू। देखो सबसे पहले आता है वी शेप का इकोनॉमिक रिकवरी। बात हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो इकोनॉमिक रिकवरी को कवर करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो है वी शेप इकोनॉमी, अगर कोई भी इकोनॉमी अगर वी शेप का डिनोट हो रहे हैं, कोई भी कंट्री का इकोनॉमी वी शेप में डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी तो ठीक तरीके से ही चल रहे थे, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, देखो ये जो इकोनॉमी है उस कंट्री का ये तो अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन सडनली क्या हो गया, उसका इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया। अब जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन हुए तो ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा स्लो ही डाउन रहेंगे, तो धीरे धीरे से क्या होना स्टार्ट हुए, थोड़ा ऊपर उठना स्टार्ट हुए, फिर कहीं जाके जो है मेन स्ट्रीम में आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप इकोनॉमी। अब आता है यू शेप इकोनॉमी। यू शेप इकोनॉमी का मतलब क्या है कि कोई भी इकोनॉमी ठीक तरीके से चल रहे थे, फिर ये भी सडनली इसमें रेसेशन देखने को मिला। अब रेसेशन देखने को मिला तो ये धीरे धीरे से स्लो तरीके से जो है एक रिकवरी मोड होता है उसमें आ रहा है, तो इसका जो है शेप बनता है वो यू शेप का बनता है, ठीक है। फिर आता है इशूत शेप, ठीक है, या फिर शूज शेप भी बोल सकते हो इसको,
रिकवरी यहाँ पे बहुत लंबा देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है पूरा रिसेशन गया, रिसेशन के बाद यहाँ पर रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल तरीके से दिख रहा है। फिर नेक्स्ट आता है जेड शेप। जेड शेप का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी सस्टेन कर रहे थे, यहाँ पे इकोनॉमिक पूरा रिसेशन में गए। अब रिसेशन में गए तो अब जो इसका जीडीपी गया, जीडीपी पूरा हाई लेवल में बढ़ गया। हाई लेवल में बढ़ने के बाद फिर से रिसेशन देखने को मिला। अब रिसेशन जो है नॉर्मल स्थिति में आएंगे। क्लियर है, इस चीज को समझ रहे हो। बाकी सेम डब्ल्यू शेप का है कि पहले जो है रिसेशन में गए फिर ऊपर उठे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे डब्ल्यू शेप का इकोनॉमी, ठीक है, फिर रिसेशन में चले जाएंगे। कोई भी इकोनॉमी थोड़ा सा ऊपर उठना स्टार्ट होगा, है ना, रिकवरी जो है होना स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ पे जो है डिक्लाइनिंग की तरफ जाते हैं डब्ल्यू शेप के इकोनॉमी वाले, ठीक है। फिर उसका जो है कहीं करके रिकवरी होता है और लास्ट में जो है मेन स्ट्रीम में आते हैं, वो होता है डब्ल्यू शेप का इकोनॉमी। एक होता है एल शेप का इकोनॉमी। ये जो एल शेप का इकोनॉमी क्या है कि यहाँ पर जो है डिक्लाइनिंग हुआ, डिक्लाइनिंग होने के बाद जो है इसका रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट यहाँ पे फुली रिकवरी हो पाना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल टाइप होता है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इकोनॉमी नेवर फुली रिकवर। इस टाइप की इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं एल शेप इकोनॉमी। तो यही चीज जो है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, ये पूरा थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अपने लेवल में इसको पढ़ो भी गए, है ना, पढ़ोगे तो ऑलरेडी समझ आ जाएगा, इजीली तरीके से समझ आ जाएगा अगर इसको क्लास को देखते हो तो, ठीक है। अगर ये सैप के बारे में अभी पढ़ाया हूँ, ये सैप्स के बारे में अगर अभी देखे हो क्लास तो ऑलरेडी ये समझ आ जाएगा। ये पूरा वही चीज जो है लिखा हुआ है, ठीक, क्लियर है। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट नेशनल इनकम के बारे में। और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और यहाँ से नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। यहाँ से जो है हर साल हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ध्यान देना है, अच्छे तरीके से इसको कवर करके जाओगी, क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। इस पूरे क्लास का स्लाइड, नोट्स, पीडीएफ पूरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।